जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर बताने जा रहा हूँ आपको क्लास 12 का बायोलॉजी जो है आपका चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें देखिए हमारा मुख्य फोकस जो है हमारा मुख्य फोकस इस पे रहेगा लघु बीजाणु जनन पे। ये लघु बीजाणु जनन समझने के लिए आपको मैं पहले बताऊंगा कि अगुणित क्या होता है, द्विगुणित क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे तो ये पूरा आसान लगेगा आपको। तो इसलिए मैंने मेरा फोकस तो ये है, लेकिन इस फोकस को मतलब यहाँ लाने के लिए मैं आपको ये 2-3 बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आप पूरा इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाऊंगा, पूरा कुछ समझ में आने वाला है। देखिए पहले क्या है अगुणित। अगुणित का मतलब ये होता है, देखिए जो मनुष्य होते हैं उनमें कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या कोई भी चीज हुआ जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अगर 46 होती है तो अगर उसका आधा करेंगे तो 23 होगा। इसको बोलते हैं एक सेट। तो ये 23 है तो एक सेट है, ये दूसरा है एक सेट तो ये 23 है। 23 कितना हो जाएंगे 46। तो जब गुणसूत्रों की संख्या केवल एक सेट होती है तो उसको बोलते हैं अगुणित। तो बताइए अगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो 23 हो, यानी कि केवल एक सेट हो, और इसी को हम यन बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या अगुणित। देखिए जिस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों का केवल एक सेट है, यानी एक सेट मतलब यन होता है, उसे हम बोलते हैं अगुणित। अगुणित बोलते हैं, समझ में आया? अगुणित अगुणित जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो एक सेट हो, यानी कि 23 हो, यानी कि यन हो। देखिए अगुणित का मतलब यन मतलब 23 गुणसूत्र। ऐसे द्विगुणित का मतलब 2 यानी 2n, और 2n मतलब एक का जब हमको n का मान पता है 23 तो 23 का इसमें गुणा करेंगे 23 दूना 46, यानी द्विगुणित भी पता चल गया आपको, n भी पता चल गया, और अगुणित द्विगुणित n 2n ये सब क्या होते हैं आप लोगों को शायद क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है अर्धसूत्री विभाजन। तो जब कोई भी द्विगुणित कोशिका, ध्यान सुनिएगा, जब कोई भी द्विगुणित कोशिका अपना विभाजन करके 4 अगुणित जो होता है अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, तो हम उसी को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये मैं भी लिखा नहीं समझा रहा हूँ आपको, बस अपने से बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये जो है हमारा 2n है, ये 2n क्या करेगा अपने अंदर विभाजन करेगा, मतलब अपने में विभाजन करेगा। विभाजन करने के बाद ये द्विगुणित जो होता है 4 अगुणित में बदल जाएगा, मतलब एक सेट n का, एक सेट n का, एक सेट n का, n का एक सेट, यानी 4 सेट n का बनाएगा। तो हम उसी को क्या बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री मतलब आधा, अब विभाजन मतलब बटना। देखिए क्या लिखा है, वह कोशिका विभाजन जिसमें एक द्विगुणित मतलब 2n वाला कोशिका से, एक द्विगुणित वाली कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, उसी अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए ये 2n है, इसी को मातृ कोशिका बोला जाता है। ये लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है, उनको बोलते हैं मातृ कोशिका। ये क्या होगा अर्धसूत्री विभाजन करेगा, तो अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद ये क्या बनेगा 4 अगुणित कोशिकाएं बनाएगा, 4 अगुणित कोशिकाएं बनेगा, इसी को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये डायरेक्ट मैंने आपको 4 दिखाया हूँ, आगे चल के मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा कैसे 4 हुआ। इसका जो होता है पहले समसूत्री विभाजन होता है, 2n जो होता है वो पहले 2n में 2 भागों में बढ़ता है, वो 2n ये दो अगुणित भागों में बढ़ता है, ये 2 अगुणित भागों में बढ़ता है। इस तरह से ये 4 होते हैं, इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा तो आपको समझ में आ गया होगा अगुणित क्या होता है, द्विगुणित क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अब यहाँ आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो हमारा मेन फोकस देखिए क्या है, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है देखिए, अब यहाँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देख सकते हैं पूरा कुछ लिखा हुआ है। तो क्या होता है लघु बीजाणु जनन क्या होता है, तो जब क्या होता है लघु बीजाणुधानी, आपको मैं बताया था कि जो ये बना था ऐसे, ये ऐसे करके बना था, यहाँ पर लघु बीजाणुधानी पाए जा रहे थे। इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर मैं बताया था आपको क्या पाए जाते थे, छोटे छोटे बीजाणु पाए जाते थे। उन्हीं छोटे छोटे बीजाणु को लघु बीजाणु कहते थे। वही परिपक्व होकर क्या बनते थे, परागकण बनते थे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, परागकोश की, ये हमारा क्या हो गया परागकोश हो गया। इसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी में ये वाला जो है इसी को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी में कह रहा लघु बीजाणु। तो ये जो कण आपको दिख रहा है यही लघु बीजाणु, और मैं यही बोला हूं कि यही मातृ कोशिका होती है। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं, ये अंदर जो कण पाएंगे इसी को बोलते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के अर्धसूत्री। तो के अर्धसूत्री का मतलब यहाँ आपको समझ में आ चुका होगा कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, के अर्धसूत्री जब ये विभाजन करेगा तो 4 अगुणित, तो 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। अब परिभाषा आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको अर्धसूत्री विभाजन बताया हूं। तो इसका कारण यही था कि इसमें आ रहा था क्या अर्धसूत्री
अर्धसूत्री विभाजन। तो जो होता है परागकोश के अंदर लघु बीजाणु जो होते हैं लघु बीजाणु धानी जो होते हैं, उसी लघु बीजाणु धानी में जो होते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती है अपने वो ट्यूएल में होती है, मतलब वो मातृ कोशिका होती है ट्यूएल में होती है, वो अपने में विभाजन करके चार अगुणित जब बीजाणु बना लेते हैं, यानी इस बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो लघु बीजाणु धानी के अंदर मातृ कोशिका जो होती है ट्यूएल में होती है, वो जब अपने आप में विभाजन करके अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु जब बनाएंगे, चार अगुणित लघु बीजाणु जब बनाएंगे, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु। यानी लघु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे माता पिता जो होते हैं जब जनन करते हैं तो बच्चे का निर्माण होता है, ऐसे जब ये आपस में विभाजन करते हैं, इनके छोटे छोटे समझ लीजिए बच्चे का ही निर्माण होता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये उनके बच्चे हैं। तो जनन मतलब क्या होता है, बच्चे पैदा करना या आपस में निषेचन करना। तो जनन का मतलब यहाँ यही है कि लघु बीजाणु आपस में क्या कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, मतलब वो विभाजन करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से कह सकते हैं। तो विभाजन करने के बाद चार अगुणित जो होता है लघु बीजाणु बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया। मैं इस चित्र को अच्छे से आपको समझा रहा हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है इसको मैं बोल रहा हूँ ट्यूएल, मतलब ये क्या है, हमारा ट्यूएल जो है ये कोशिका है, ये केंद्रक इसका है ट्यूएल। यहाँ पर जो ये झिल्ली से घिरा है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ये जो हरा कलर से आपको ये जो कलर आपको दिख रहा है, ये वाला हरा कलर, ये क्या है, तो ये हमारा कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के ऊपर जो पाया जाता है एक परत पाया जाता है, उस परत का नाम होता है कैलोज। क्या नाम होता है, कैलोज। ये जो ट्यूएल है ये केंद्रक है, केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली के ऊपर एक परत होती है जिसको हम बोलते हैं कैलोज की बनी होती है, ठीक है ना। और क्या होता है, इसी कोशिका को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका बोलते हैं, मैं बताया होगी। अब देखिए ये जब आपस में अर्धसूत्री विभाजन करेगा, तो अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो चार अगुणित कोशिका बनाएगा, चार अगुणित कोशिका बनाएगा, तो उनके ऊपर एक एंजाइम होता है, जो यहाँ पर एक परत और होती है। इस चार तरह की जो आपको कोशिकाएं दिख रही है, ये लघु बीजाणु चतुष्क बोला जाता है इनके। तो इनको ऊपर एक एंजाइम पाया जाता है, ये एंजाइम जो होता है ये एंजाइम कैलोज का होता है, और ये क्या करता है, इनको परत इसको तोड़ता है। ये वाला जो आपको एन के ऊपर ये जो परत दिख रहा है, ये वाले ये एंजाइम जो होता है, वो एंजाइम कौन सा होता है, कैलोज। कैलोज को तोड़ने के लिए कौन आता है, कैलेज आता है। तो इसके ऊपर जो परत पाई जा रही थी, मातृ कोशिका के ऊपर जो परत पाई जा रही थी कैलोज, उस कैलोज नामक एंजाइम को तोड़ने के लिए कैलेज आता है। तो जब ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा तो चार अगुणित आपको बीजाणु मिल जाएंगे। इसी को बोलते हैं पूरी प्रक्रिया, इसी को बोलते हैं क्या, लघु बीजाणु जनन। पहले ट्यूएल होगा, ट्यूएल से अर्धसूत्री विभाजन करेगा, अर्धसूत्री विभाजन से चार लघु बीजाणु चतुष्क परत होंगे, उस पर क्या होगा, एक एंजाइम की परत होगी। उस एंजाइम की परत को कौन तोड़ता है, तो जो परत होती है उसका नाम है कैलोज। कैलोज को तोड़ता कौन है, कैलेज। कैलेज जब तोड़ देता है तो ये अलग अलग क्या होते हैं, बीजाणु पाए जाते, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। इन्हीं लघु बीजाणु जब प्राप्त करने की क्रिया यहाँ से यहाँ तक जो गया है प्रक्रिया, इसी को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। अब देखिए लघु बीजाणु जनन का प्राककोश में परिवर्धन कैसे होता है, तो एकदम इसमें सिर्फ चित्र ही समझना और पूरे अच्छे से डिटेल में समझना। देखिए पहले ये जो होता है हमारा जो ट्यूएल है, ये ट्यूएल हमारा केंद्रक है। ये केंद्रक जो होता है, अब ये इसकी क्या है, कोशिका है, और इसके ऊपर मैंने आपको बताया उनके बीच क्या होती है, परत होती है। इसके ऊपर एक परत होती है। अब देखिए ये परत जो होती है मैंने आपको बता दिया हूं। अब यहाँ पर आपको समझना क्या, ये जो है कोशिका झिल्ली है, ये वाली जो परत दिख रही है आपको ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है। और ये क्या है कि ये वाला जो बोला जाता है इसको कोशिका भित्ति बोला जाता है, कोशिका भित्ति बोला जाता है इसको। अब ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति जो होती है हमारी, ये सेलुलोज, यहां लिख रहा हूं, ये जो होती है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका जो होता है इस हरे परत से जो जुड़ा उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होता है, भित्ति पाई जाती है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, वो जो होता है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी थी। अब ये क्या करेगा, ये आपस में क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन करने से ये बनेगा। तो मैं अब क्या बताना रहा हूँ, इसका जो है कैसे परागकण में पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो मैं अब इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्या आगे चल के प्रोसेस इसका होता है।
तो यहाँ पर देखिए इसका जब हम आगे चल रहे हैं, और एक चीज और, इसी को लघु बीजाणु बोला जाता है, इसका नाम लिखिएगा, इसी को लघु बीजाणु बोला जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ क्या बार बार लिखिए, तो यहाँ लघु बीजाणु होता है। यहाँ पर देखिए ये आगे कैसे क्या करता है, ये जो होता है इसके जो टूयन होता है, टूयन, ये टूयन क्या करता है, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर क्या होता है, एक और परत होती है। अब यहाँ पर देखिए यही समझने वाली बात है, मेन इंपॉर्टेंट है, ये हमारा समझाने का मकसद है। इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, परत बोलते हैं, इसको बोलेंगे, इसके ऊपर एक परत पाई, फिर इसके ऊपर भी एक परत पाई जा रही है, इसके ऊपर भी एक परत पाई जा रही है। तो जो, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ पर ऐसे करके होता है, ये यहाँ पर एक छिद्र सा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर वाले को बोलते हैं हम बाह्यचोल, बाह्यचोल या बाह्यभित्ति भी बोलते हैं। इसके अंदर वाले को बोलते हैं अंतःचोल, आंतरिक चोल, अंतःचोल, ये हो गया। अब देखिए यहां पर जो होता है, ये जो टूयन है, ये बाह्यचोल अंतःचोल आ जाता है। अब इसी में देखिए ये जब टूयन था, ये आपस में जब विभाजन करे, इस बार इसके केंद्रक का विभाजन हुआ है। क्या हुआ है, केंद्रक का विभाजन। तो केंद्रक का विभाजन होने से क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है, इसका ये जो होता है कोशिका द्रव्य जो होता है, दो भागों में बढ़ जाता है इसका कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जब दो भागों में बढ़ जाता है, तो जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला ये छोटा सा केंद्रक बनाता है, और नीचे वाला जो होता है ये बड़ा सा केंद्रक बनाता है, ये वाला। क्या मैं बोला हूँ, जो टूयन है ये आगे चल के अपने केंद्रक का विभाजन करता है। तो केंद्रक का विभाजन करेगा, सिर्फ केंद्रक विभाजन होगा, और इस पे दो परत आ जाती है, बाहर वाले को बाह्यचोल, उसके अंदर वाले को अंतःचोल बोलते हैं, और बाकी वाले तो मैं बता दिया कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये जब केंद्रक विभाजन करता है, तो एक ऊपर वाला जो होता है वो छोटा केंद्रक होता है, वो छोटे भाग में टूटता है, और एक बड़ा भाग में टूटता है। तो अब यहाँ देखिए इसका नाम कैसे होगा, ये जो छोटा वाला है, यहाँ पर द्रव भरे होते हैं, इन सब में द्रव भरे होते हैं, इसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य, दोनों में कोशिका द्रव्य भरे हैं, बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोला जाता है इसको। ये जो है कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर ये जो छोटा वाला भाग आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला, इस छोटे वाले भाग को हम बोलते हैं, इस छोटे वाले भाग को बोला जाता है जनन कोशिका, जनन कोशिका। और जो इसके अंदर वाला ये बड़ा वाला भाग दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। अब देखिए कायिक कोशिका को शाकीय कोशिका भी बोलते हैं, वर्धी कोशिका भी बोलते हैं, इसको तीन नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको छिद्र दिख रहा है, ये वाला जो छिद्र आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है जनन छिद्र, जनन छिद्र, ठीक है ना, जनन छिद्र होता है। और देखिए इसमें एक और बात बता दूं, इसके ऊपर जो होती है, आपको ये मैं बता दूं, जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, ये वाली, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी, ये सबसे ऊपर वाली परत होती है, ये बहुत कठोर होता है, ये कठोर होता है, कठोर पदार्थ, ये कठोर पदार्थ जो होता है, इस कठोर पदार्थ का नाम सुन लीजिए क्या होता है, इसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन जो होता है, इस कठोर पदार्थ का नाम होता है। और यहाँ बताया गया है कि स्पोरुलिन पदार्थ जो होता है, ये जो होता है दुनिया का सबसे मजबूत जो होता है पदार्थ इसके पाया जाता है, और इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई एंजाइम नहीं तोड़ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे परागकण होते हैं, उसके ऊपर का सबसे मजबूत भाग जो होता है उसका क्या नाम है, तो स्पोरोपोलेनिन है, इसको कोई भी एंजाइम तोड़ नहीं सकता, ये बहुत ही मजबूत भाग होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जितनी क्रिया आपको दिख रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, देखिए पहले क्या था, लघु बीजाणु था, लघु बीजाणु से क्या हुआ, आपने आपके केंद्र को विभाजन किया, केंद्र से विभाजन करने में एक छोटा केंद्र बना, एक बड़ा केंद्र, छोटे वाले केंद्र को जनन कोशिका बोलते हैं, बड़े वाले केंद्र को कायिक कोशिका बोलते हैं। इसके ऊपर दो भित्तियां पाई जाती है, बाहर वाले को बाह्यभित्ति, अंदर वाले को अंतःभित्ति बोला जाता है। इसमें एक छिद्र पाया जाता है, इसी छिद्र से क्या होता है, पराग नलिका निकलती है, ठीक है ना, इसी छिद्र से पराग नलिका बोलती है, इसलिए इसको बोला जाता है जनन छिद्र बोला जाता है। और मैं बता दें सबसे ऊपरी वाले भाग को बाह्यचोल भी कहा जाता है, वो जो होता है बहुत कठोर पदार्थ होता है, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन होता है, और इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी एंजाइम। ये था लघु बीजाणु का परागकोश में परिवर्तन। ये पूरा जो प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक चल रही है, यहाँ तक परिपक्व होने तक ये जो प्रक्रिया चली, अब ये परिपक्व हो चुका है। तो जब ये परिपक्व हो जाता है तब इसी को बोला जाता है परागकण, परागकण।
ये इतनी सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, होने लगती हैं, तब हम क्या बोलते हैं, परागकण है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि परागकण क्या होता है और परागकण जो होता है मतलब कैसे पराग नलिका बनाता है, कैसे कैसे होता है परागकण के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम आपको जानकारी देंगे। तो इतना देख लीजिए। अगर आप अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ एक बार बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से बताऊंगा। आप लोग देख सकते हैं जितना भी बात मैं आपको बताया उसमें जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और उम्मीद करता हूं कि हर रोज मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर ही बेहतर सिखाऊंगा। और बायोलॉजी में आपको जो नहीं समझ में आता था वो भी चीज़ मैं आपको समझा दूंगा और बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।